चलिए यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए गुड। अब आते हैं आगे। अब हम आगे क्या बात करेंगे? इंस्क्रिप्शन की और न्यूमिस्मेटिक की। इंस्क्रिप्शन होता है लिखना, टू राइट। टू राइट का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए ये रिमोट है, तो इस पे अगर हम यहां कुछ लिख देंगे तो क्या वो मिटेगा नहीं? जैसे अल्फाबेट्स रबड़ पे लिखे हैं, ये मिट जाते हैं ना। तो ये भी इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन मतलब होता है टू राइट, लिखना। आप कागज पे लिखते वो भी अभिलेख है, आप सॉलिड सरफेस पे लिखते वो भी अभिलेख है। पर जब इस पे लिखोगे, प्लास्टिक पे गोद के, जैसे ये जो लिखा है, ये जो गोदा हुआ है, ये नहीं खराब होगा। पानी में चला जाए, मिट्टी में चला जाए, दफन हो जाए, नहीं खराब होगा। कैमरे पर अगर इंस्क्रिप्ट किया गया है, वहां पर लिखा है कि कैनन, तो वो नहीं खराब होगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसी सरफेस पे लिखा है जो कभी डिके नहीं होगी। तो इंस्क्रिप्शन हर जगह लिखा गया, बट जो अभिलेख हमको मिले वो हैं जो डिके नहीं हुए। जैसे सील पर लिखा हुआ, सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन हमें कौन सा मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता की सील, मुद्रा पे लिखे गए अभिलेख। मुद्रा पर लिखा अभिलेख क्या है? सबसे पुराना अभिलेख है। उससे पुरानी हमें कोई सील नहीं मिलती। सबसे पुरानी हमारी सील है, वो लिखी हुई। अब दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? सील के बाद हम क्या देख सकते हैं? बेटा, वी आर नॉट हियर फॉर एनी इंट्रोड्यूसिंग क्लासेस, फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर ऑन दैट माइंडसेट इन योर्स। वी आर जस्ट हियर टू टीच। हम यहाँ किसी को इंट्रोडक्शन नहीं देते। वॉट वी नो, वॉट वी टीच, वी कीप ऑन टीचिंग। रीज़न क्या है? बच्चे यहाँ से भागते हैं या कमेंट भी करते हैं। रीज़न ये होता है कि उनको समझ में इसलिए नहीं आता बिकॉज दे डू नॉट कंसिडर दिस एज अ रेगुलर क्लासेस। हमारा मेन पर्पस क्या है? हमारा मेन पर्पस कोर्स कंप्लीट करना है। हमारा मेन पर्पस आपको यूपीएससी क्रैक कराना है। तो इसे इंट्रोडक्टरी क्लासेस मत समझें। यहाँ पर जो चीज़ें समझाई जा रही हैं वो जेन्युइनली समझाई जा रही हैं। एक एक पॉइंट आपको हिस्ट्री के सेगमेंट से समझाया जा रहा है ताकि आप अपने एग्जाम को क्रैक करें। हम यहाँ किसी भी बच्चे का भी 15 मिनट वेस्ट करने नहीं बैठे। वी प्रोवाइड यू यूपीएससी रीड आउट एवरी डे। हम 4 से 5 एडिटोरियल आपको देते हैं, इंक्लूडिंग 15 क्वेश्चन इन ईच एडिटोरियल प्लस 5 मेंस क्वेश्चन फ्रॉम दैट एडिटोरियल। तो हम आपको डेली 5 गुणे 3 कर लो 15 मेंस के मिनिमम क्वेश्चंस देते हैं। कभी वो 20 हो जाते हैं और कभी 4 एडिटोरियल होते हैं तो 60 एमसीक्यूज देते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों का अलग अलग मिलता है, मतलब सेम चीज़ को ट्रांसलेट किया जाता है। तो बेटा हमारी टीम आपको पढ़ाने बैठी, एंड बीइंग ओनर आई नो व्हाट वी हैव टू डू। अगर आप ईमानदारी से जस्टिफिकेशन अपनी लाइफ का देते हुए 12 महीने ईमानदारी से पढ़ लेते हैं तो यूपीएससी टफ नहीं है। It is the most easiest exam you can crack in one shot। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है? बच्चे मेंस लिखना नहीं चाहते, बच्चे यूपीएससी रीड आउट डेली पढ़ना नहीं चाहते, बच्चे चाहते टीचर जितना क्लास में पढ़ा दे उससे सिलेक्शन हो जाए। तो बच्चों, टीचर के क्लास में पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता। जो एडिशनल चीज़ें दी जाती हैं उनको पढ़ने से, घर पे मेंस की प्रैक्टिस करने से, टीचर से उसे इवेल्युएट कराने से, टीचर से उसे चेक कराने से आपका एग्जाम निकलता है। गेटिंग माय पॉइंट? पहले दिमाग से आप ये निकाल दीजिए कि आप जब ड्रीम आईएएस में घुसेंगे तो आपको कोई इंट्रोडक्टरी क्लास मिलेगी। सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बाद आप जब कल बैठेंगे तो कल आपको प्री हिस्टोरिक एरा पूरा पढ़ा दिया जाएगा, जिसे स्टोन एज बैठते हैं। परसों बैठेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी पढ़ा दी जाएगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं इंट्रोडक्शन दूँ। मैं अपना नाम तक नहीं बताना चाहता आपको, क्योंकि उससे मतलब नहीं है। मेरे नाम से आपका आईएएस नहीं निकलेगा, निकलेगा पढ़ने से। तो आइए वापस चलते हैं। तो इंस्क्रिप्शन जो होते हैं वो सबसे पहला डेसिफर्ड इंस्क्रिप्शन, मतलब वो इंस्क्रिप्शन जो, इसीलिए बेटा अभी से पढ़ना है। 2026 में अटेम्प्ट देना है तो 2025 में अक्टूबर आने वाला है। वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक, तो अब बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, अभी से पढ़ेंगे तो ये है कि आपके पास चांसेस होंगे अपना एग्जाम क्रैक करने के। तो बस मेहनत कर लीजिए, पेपर बहुत आराम से निकल जाएगा। अभी से लेकर मार्च तक आपको मेंस ओरिएंटेड ही पढ़ाई करनी है, और डेली जो एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज ऐप पे पढ़ रही है और जो हम आपको यूपीएससी रीड आउट में दे रहे हैं उनको पढ़ना है, आपका एग्जाम निकल जाएगा। जस्ट लाइक अ क्लिक आप पेपर निकालोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी तैयारी हो गई। सिस्टमैटिक होना पड़ेगा, पैटर्न वाइज चलना पड़ेगा, जितना मैं बोलूँ उतना करना पड़ेगा। पेपर निकालना आसान है, अब पेपर निकल जाता है। बट एक चीज और मैं बता दूं बच्चों कि डू नॉट कंपीट मी विद एनी अदर टीचर, डू नॉट कंपीट दोज टीचर टू मी। कुछ ऐसे भी टीचर्स होंगे, कुछ ऐसी भी फैकल्टीज हैं जो प्री ओरिएंटेड फनी गेम्स वाली चीजें आपको पढ़ाते हैं, जो आपको मजा तो बहुत देता है, वाव कितना प्यारा पढ़ाया, बट वो वाव एग्जाम में नहीं आता।
मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, मेंस पढ़ना पड़ेगा, मेंस लिखना पड़ेगा, डेडिकेटेड होना पड़ेगा, फर्म डिटरमाइन होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आप कितने अच्छे हैं। आपको कमियां मिलेंगी, आपको गलतियां होंगी तो मैं आपको डांटूंगा, आपके मेंस को मैं इवेलुएट करके 0 भी दूंगा। आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको अपनी प्रैक्टिस करते रहना। मैं आपको प्लीज़ करने नहीं बैठा, और मेरे प्लीज़ करने से या मेरे ज़्यादा नंबर देने से यूपीएससी आपको पास नहीं कर देगी। तो मैं आपको आपकी रियल पिक्चर ही दिखाऊंगा जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते तब तक। ठीक, आइए अब हम बात कर रहे थे इंस्क्रिप्शन की। तो पहला डेसिफर्ड इंस्क्रिप्शन, मतलब पहला वो अभिलेख जो पढ़ा जा चुका है, वो अशोक का अभिलेख। अशोक के अभिलेख खंभों पे लिखे हैं, पत्थरों पर लिखे हैं, गुफाओं में लिखे हैं और कॉपर प्लेट्स पे लिखे हैं। तो ये कभी भी खराब नहीं होते, मट्टी में दफ जाएं तो भी नहीं होंगे। खंभे आज भी खड़े हैं तो उसमें लिखी चीजें आज भी मिल जाएंगी। सबसे पुराना अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता IVC है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। अभी रिसेंटली न्यूज़ थी कि दिल्ली में आर्कियोलॉजिकल की टीम को बैठाया गया था, अभी 21 से 16 या 17 सितंबर का वो केस था। मैंने यूपीएससी रीड आउट में दे रखा है, जब आपको पुरानी यूपीएससी रीड आउट मिलेंगे सर से कोर्स एनरोल करके, तो उसमें आप देख लीजिएगा। वो कोशिश थी कि IVC की भाषा को हम पढ़ लें। तो सबसे पहला हमारे पास प्राप्त अभिलेख IVC का है, और उस अभिलेख को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। ठीक, अगर इनको हम पढ़ लेते तो हमें क्या पता चलता है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वो राजा कौन था। अगर हम इंस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते तो हमें कभी अशोक के बारे में नहीं पता चलता कि एक राजा अशोक था। हमें कब पता चला, जब हमने अभिलेख पढ़े। वरना समझिए पूरी एक सभ्यता के साथ साम्राज्य खत्म हो जाता, मौर्य साम्राज्य ही नहीं पता चलता, हम अशोक को कभी पहचानते नहीं, चंद्रगुप्त बिंदुसार खत्म हो जाते अगर अशोक ने मेहनत नहीं की होती। तो उन्होंने जो इंस्क्रिप्शन लिखे उससे हमें पूरी एक किंगडम मिल जाती है, और वो कहाँ तक फैली थी ये भी हमको पता चल जाता है। हमको एक पूरा एक्सटेंट पता चल गया कि वो कहाँ तक फैली हुई थी। हमको क्या पता चल गया, ये इंस्क्रिप्शन से क्या पता चला, उधर अफगानिस्तान तक फैली थी, इधर श्रीलंका के बॉर्डर तक फैली थी, इधर उड़ीसा तक फैली थी, ऊपर श्रीनगर तक फैली थी। अशोक ने ही श्रीनगर शहर बसाया था। जो श्रीनगर शहर है उसकी नींव अशोक ने रखी थी। सीड्स आए। इसके बाद न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, इसके बारे में आइए हम लोग समझते हैं। न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन। इंस्क्रिप्शन को हम क्या बोलते हैं, अभिलेखों को, लेखा शास्त्र। इंस्क्रिप्शन क्या है, इंस्क्रिप्शन को पढ़ना बोलते हैं एपिग्राफी। क्या बोलते हैं, EPIGRAPHY, एपिग्राफी। एपिग्राफी टू स्टडी इंस्क्रिप्शन, टू स्टडी कॉइन्स। सिक्कों को पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, वो सिक्कों को पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, सिक्के को पढ़ने को हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। सिक्के के पढ़ने को हम क्या बोलेंगे बच्चों, न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक का मतलब क्या होता है, सिक्कों को पढ़ना। अब सिक्के पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम समझते हैं। ये जो सिक्के हमारे सामने होते हैं, ये शुरुआत कहाँ से, पंचमार्क कॉइन से। पंचमार्क कॉइन्स का मतलब होता है, आपने लाख की सील देखी होगी, कभी लाख देखा होगा, लाख से एक सील मारी जाती है तो उसके आसपास रेड कलर का वो फैल जाता है। तो पंचमार्क कॉइन थे, लिक्विड लेते थे, उसमें एक मोहर रखते थे, वो मार देते थे। वो सिक्के राइट वेट एंड मेजर पे नहीं होते थे। पंचमार्क कॉइन चांदी के थे, सबसे पहले कहाँ चलाए गए, मौर्यों के समय पर, और इनको क्या बोला गया, पर्ण बोला गया। क्या बोला गया, पर्ण। ठीक, सोने के सबसे पहले सिक्के चलाए किसने, कुषाण वंश ने। कुशानास थे जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स चलाए। ठीक, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, गुप्ता ने। गुप्त वंश में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चले। इंडो ग्रीक या कुषाण ने जो सिक्के चलाए वो प्योर गोल्ड के थे, और जो गुप्ताज ने चलाए वो मटेरियल मिक्स था, मतलब 18 कैरेट 20 कैरेट के गोल्ड के सिक्के उन्होंने चलाए। तो गोल्डन एज, गुप्ता एज को सिर्फ सिक्के चलाने के लिए नहीं बोला जाता। गुप्ताज ने साइंस टेक में बहुत काम किया, लिटरेचर में बहुत काम किया। जो आपके लिटरेचर आज आपको दिखते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, पता है कब लिखे गए, गुप्त काल में। जब गुप्त साम्राज्य आएगा AD में, BC में नहीं AD में, तब लिखा जाएगा। अच्छा, एक और वर्ड, BC AD का अंतर किसको नहीं पता, आउट ऑफ यू किसको ईस्वी और ईस्वी पूर्व के, ईशा पूर्व के बारे में नहीं पता, किसको ईस्वी और ईशा पूर्व, AD और BC के बारे में नहीं पता, बोलो जल्दी। किसको AD BC का अंतर नहीं पता,
बोलो भाई, शर्म मत करो, जल्दी बोलो तो हम समझा दें। एडीबीसी किसको नहीं पता बेटा? एडीबीसी पता है? ईस्वी, ये क्या है, मैजिक पेन खुला हुआ है क्या? ईस्वी और ईशा पूर्व के बारे में किसको नहीं पता? कंफ्यूजन होता है। हाँ केशव, फिर से दबाइए बेटा, हम खोल दे रहे हैं माइक, फिर से दबाइए। केशव, कुछ पूछना है तो फिर से हेलो दबाइए, माइक खोल देंगे, आपकी आवाज आने लगेगी। एडी और बीसी में क्या डिफरेंस है ये भी समझ लीजिए। ईस्वी को एडी बोलते हैं और बीसी को ईसा पूर्व बोलते हैं। पहली चीज है, आप ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए 0 है, तो इधर क्या होगा? यही चलेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। बट पीछे क्या चलेगा बेटा? साउंड तो आ रही है। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, प्लीज रिकनेक्ट कर लीजिए। इधर साइड क्या होगा बेटा? इधर जब 99 आ जाएगा तभी तो 100 आएगा, फिर यहाँ 98 होगा, फिर यहाँ 97 होगा, फिर यहाँ 96 होगा, फिर यहाँ 95 होगा, तो ये माइनस में चलेगा। ये क्या चलेगा? माइनस में चलेगा। मतलब ऐसे ध्यान से देखिएगा, माइनस में चलेगा मतलब क्या होगा? यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, यहाँ 2 लिखा जाएगा, यहाँ 3 लिखा जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जब हम BC की बात करेंगे तो यहाँ कैसे लिखा होगा? 2350 से लेकर 1750 BC, ये माइनस में चलेगा। ये उल्टा चल रहा है। जहां BC की हम बात करेंगे वो अपोजिट चलेगा, और जहां हम AD की बात करेंगे वो कैसे चलता है? 1947 से लेकर 2025 तक AD ऊपर चलता है। ये किसने बनाया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने क्या किया? इन्होंने कहा 0 से पहले कुछ नहीं था। ध्यान से समझना, जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया गया तो इन्होंने कहा उससे पहले दुनिया में कुछ था ही नहीं। तो अंग्रेजों ने कोशिश की, इसके आगे इतिहास था, इसके आगे पृथ्वी पे कुछ था नहीं। फिर जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पीछे के मिलने लगे तो इनको BC बढ़ना पड़ा, मतलब जीसस क्राइस्ट से पहले दुनिया क्या थी? बिफोर क्राइस्ट इज द BC। यीशु मसीह से पहले, ईसा पूर्व। तो BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो अंग्रेजों ने जब 0 में इसको समेटने की कोशिश की और ये नहीं कर पाए तो उनकी पोल खुली और पीछे हमें इतिहास मिला जो गोल्डन था। भाई आप एक चीज समझो, सिंधु घाटी सभ्यता ने उस समय पर ड्रेनेज सिस्टम बना दिया, रेन वाटर हार्वेस्टर बना दिए, रिजर्वायर बना दिए, जिस समय दुनिया कपड़े पहनना नहीं सीख पाई थी। हमने कपड़े बना के दुनिया को बेच दिए। जिस समय लोगों को रिंग बनानी नहीं आती तो उस समय गोल मनके और मोतियां बनाकर दुनिया को बेच दी। जिस समय लोग कच्ची ईंटें नहीं बना पा रहे थे, हमने पक्की ईंटों से घर बना दिए जो आज भी हैं। तो सोच लीजिए कितना बढ़िया गोल्डन ईरा होगा हमारा। समझ रहे हैं? तो जब BC होगा तो माइनस में चल रहा होगा, AD प्लस में चलेगा, तो माइनस में उल्टा चलेगा। पहले 99 आएगा, ठीक है, फिर 40 आएगा। तो जब हम BC लिखेंगे तो कंफ्यूज मत होना, BC माइनस में चलेगा, AD प्लस में चलेगा। अब कोई डाउट होगा? नहीं होगा। आप लोग समझदार हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब कर लोगे। आप समझो, तो पंचमार्क कॉइन्स में ग्रीक पहले थे, जिन्हें इंडो ग्रीक्स बोलते हैं, उन्होंने सबसे पहले डाले।
गोल्डन एज गुप्ता थी जिसने सबसे ज़्यादा बनाए। सबसे पहले सिक्के किसने डाले? मौर्यों ने डाले। तो इसको बोलते हैं सिक्का शास्त्र। और सिक्का शास्त्र से हमें पूरा इतिहास जो पता चला, किसका पता चला पता है? गुप्ता एज। गुप्ता एज का मैक्सिमम टाइम हमें किससे पता चलता है? सिक्कों से। अगर उस समय के हमें सिक्के ना मिले तो शायद हमें गुप्ता एज के बहुत सारे राजा नहीं मिले। अब मजेदार बात क्या है, लोग कहते हैं ना अगर प्राचीन काल में सोने का मटका मिलेगा तो हम गला देंगे। होता है ना गांव में, मटका मिल जाए तो गला दो, अपने को धनवान बनाओ ना, सरकार को दे दो। इतिहास नहीं पता चलेगा उस राजा का कभी अगर आपने गला दिया तो। अगर आपको 2000 सिक्के मिल रहे हैं तो 100 सिक्के तो राजा के दे दो ना, इतिहासकारों को। 900 गला दो। बट हम क्या करते हैं? हम सारे गला देते हैं, कहते हैं राजा जाए ऐसी तैसी में, मर चुका, उससे क्या मतलब हमें। ऐसा नहीं करना चाहिए। इतिहास वही है। आपको मटके मिल जाते हैं, उसमें असरफी मिली है, सोना मिला है, तो वो सिक्के हैं, वो किसी राजा की पहचान है, उसको आपको देना चाहिए सरकार को। ठीक, ये होता है न्यूमिस्मेटिक। इसके बाद क्या आता है बेटा? इसके बाद आता है फॉरेनर्स, फॉरेन ट्रैवलर्स। ठीक, अब फॉरेन ट्रैवलर्स की जब हम बात करेंगे तो इन्हें दो पार्ट में बांटेंगे, एक अलेक्जेंडर से पहले, एक अलेक्जेंडर के बाद। सिकंदर महान के अटैक से पहले और सिकंदर महान के अटैक के बाद। तो सिकंदर महान के साथ में जो आया था वो था हेरोडोटस, जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। इन्होंने लिखा है कि ऑल ऑफ नेशन डेट वी नो, दुनिया में हम जितने देश जानते हैं उसमें इंडिया है जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। इनके साथ कौन आया था? एरिस्टोबुलस आया था जिसने वॉर ऑफ हिस्ट्री लिखी थी, एंड ऑनिस्टेट्रीसस आया था जिसने अलेक्जेंडर ग्रेट की फिलॉसफी लिखी थी। इन्होंने उनके बारे में सारी चीज़ें लिखी थी। जब अलेक्जेंडर जाते हैं, अलेक्जेंडर के जाने के बाद क्या होता है? सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है और चंद्रगुप्त मौर्य इस युद्ध में जीत जाते हैं। सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हेलेना देते हैं और अपने यहाँ का एक बंदा देते हैं जिसका नाम होता है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेज दिया जाता है। उनको अपनी भाषा नहीं आती थी, हम लोगों की लैंग्वेज नहीं आती थी, तो वो ऑब्जर्व करते थे। ऑब्जर्व करके उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है इंडिका। पहली बुक है जिसमें हमारी चीज़ें मिली हैं, उसका नाम है इंडिका। इंडिका लिखी। और दूसरी एक और बुक है जिसको लिखा है डेमिकस ने। ठीक है, इंडिका अवेलेबल नहीं है। अब जो मेगास्थनीज की इंडिका अवेलेबल नहीं है तो इसके बारे में हमें कैसे पता? जैसे गांधी की बुक की चीज़ों को हम एग्जाम्पल में दूसरी बुकों में लिख देते हैं ना, अकॉर्डिंग टू गांधी ये उन्होंने बोला, तो वैसे इस इंडिका का रेफरेंस लिया अदर राइटर्स ने। तो उससे हमें पता चला एक बुक मेगास्थनीज की भी इंडिका थी, उसके रेफरेंस दूसरे राइटर यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद इंडिका डेमिकस ने लिखी जो बिंदुसार के कोर्ट में था। फिर डायोनस आया जो अशोक के कोर्ट में था। टॉलमी फिलाडेपस ग्रीक रूलर ने बैठा था। फिर प्लीनी आए जिन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी। इन्होंने ट्रेड, इंडिया और रोमन के ट्रेड के बारे में लिखा। प्लीनी बहुत चिंतित हैं, वो कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया की तरफ है। कह रहे रोम से काफ़ी सारा सोना किधर जाता है? इंडिया की तरफ। सोचिए इंडिया कितना अमीर था उस, हम मसाले बेच के सारा पैसा छीन लेते थे उन लोगों से। टॉलमी ने ज्योग्राफी लिखी जिसमें उन्होंने मिनरल्स, प्लांट और ट्रीज कहाँ हैं, कैसे हैं, उसके बारे में लिखा। एक बुक है पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी। बुक का नाम क्या है? पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी। ये 80 से 115 एडी में लिखी गई। ये गुप्त पीरियड के टाइम पर लिखी गई बुक है। इस बुक में खास बात क्या है? इस बुक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्री गुप्ता एयर है। इसमें व्यापार के बारे में बताया, भारत का व्यापार कैसे होता है, पर इसका राइटर आज तक नहीं पता मैं। ये बुक बहुत अच्छी है पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी, बट इसके राइटर के बारे में हमें कुछ नहीं पता। वी डू नॉट नो हु वॉज हिज राइटर। इसके बाद क्या होता है? चाइनीज आते हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं फायान। फायान की बुक का नाम है फूकोकी। ये बुद्धिस्ट किंगडम के बारे में सारी जानकारी देता है। फिर ह्वेनसांग आते हैं। ह्वेनसांग की बुक का नाम है सी यू की। ह्वेनसांग की बुक का नाम क्या है बच्चों? सी यू की। इनका रियल नाम है यांग चवांग। इनका नाम क्या है? युआंग चवांग। इनको क्या बोलते हैं? प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रियों के राजकुमार। तीर्थ प्लेसों के बहुत घूमते थे। उस समय जब प्लेन नहीं था, वर्ल्ड की 138 कंट्री घूमने वाला व्यक्ति था। दुनिया के 138 देशों में गया। ठीक है, तो इन दोनों ने जो डिस्क्रिप्शंस लिखे इंडिया के बारे में वो हिस्टोरिकल माने जाएंगे। फिर अल बरूनी है। अल बरूनी ने तहकीर उल हिंद या किताब उल हिंद लिखा, इंडिया एंड इट्स पीपल। कीव से बिलोंग था। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी संस्कृति से आती थी। बहुत इन्फ्लुएंस हुआ गीता से। ये मोहम्मद ऑफ गजनी जो थे उनके साथ आया था और इसका रियल नाम था अबू रेहान। इनका वास्तविक नाम क्या था बच्चों? अबू रेहान। अब देखिए सिक्के कुछ ऐसे होते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऐसे होते हैं,
ट्रैवलर्स ऐसे आते थे उस टाइम पे। ठीक, कुछ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं, कुछ एंशियंट बिल्डिंग्स हैं, जैसे कंबोडिया में अगर आप जाएंगे तो कंबोडिया में अंगोर वर्थ टेम्पल मिलता है और बाराबुदुर टेम्पल जावा इंडोनेशिया में मिलता है। ये क्या दिखाता है? यह मैं दिखाया था जो भारतीय संस्कृति थी वो विदेशों तक हमने फैलाई थी, वहाँ पर भी हमारे शासक शासन करते थे, इसलिए वहाँ तक हम लोग स्प्रेड हुए। तो सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मॉन्यूमेंट्स हो गए, सिक्का हो गया और इंस्क्रिप्शन हो गए। लिटरली सोर्सेज हो गए, लिटरली सोर्सेज में हिस्टोरिकल नॉन हिस्टोरिकल हो गया। इसके बाद फॉरेन अकाउंट हो गए, फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट हो गए। इन सबको मिलाते हैं तब हमारी हिस्ट्री बनती है जो एंशिएंट की हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उनके सेगमेंटेशन इन्हीं से मिलते हैं, और इसमें से कोई भी चीज़ हमें ठीक से नहीं मिलती तो वो इतिहास संशय में आता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में इंस्क्रिप्शन है पर हम उसे पढ़ नहीं पाए, तो भाषा नहीं पढ़ पाए, हम उसे ऑब्जर्व करके बताते हैं ना कि हो सकता है वहाँ पर भी शिव की पूजा होती हो सकता है वहाँ पे फायर अल्टर खाना बनाने के काम आते हो, बट हो सकता है वो पूजा के काम आते हो। हमने कहा एक पब्लिक बात था, हो सकता है वो ग्रेट बात रिचुअल्स की जगह हर जगह काम आ रहा हो। बट ये चीज़ें हम कब देख पाएंगे? जब हम इन चीज़ों को सीरियसली पढ़ेंगे।